भारतीय समाज, इसमें हम देखें 1931 से पहले मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची रही। इस संक्रमण वर्ष में, यानी यहाँ पर हमने एक डायग्राम वो बनाया है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने के लिए बॉक्स बनाया है और यहाँ जन्म और मृत्यु को दिखाया गया है। ये दोनों ऊंची थी। 1931 में जितने लोग जन्म लेते थे उतने ही मर जाते थे, तो जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। किंतु इस संक्रमण वर्ष में मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आई। मृत्यु दरें तेजी से गिरी। मान लेते हैं कि यहाँ जन्म दर 20 थी तो मृत्यु दर भी 20 थी, लेकिन अब मृत्यु दर में गिरावट आई तेजी से और मृत्यु दर कितनी हो गई? 11। जबकि जन्म दर थोड़ी सी गिरी। जन्म दर कितनी हो गई? 20 की जगह जन्म दर हो गई 18। ये थोड़ी सी गिरी और इसमें ज़्यादा गिरावट आ गई। तो जन्म लेने लगे कितने? 18 और मृत्यु होने लगी 11 की। 7 बढ़े, ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। 7 प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि हुई तो 1921 के बाद की अगर हम बात करें तो 1921 के बाद मृत्यु दरों में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था, यानी 1921 में मृत्यु दरों में गिरावट का प्रमुख कारण यह था कि अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। उस समय जो अकाल और महामारियां फैली उन पर नियंत्रण हो गया था। प्रमुख कारण यह था कि अकाल और महामारियों पर नियंत्रण हो गया था। नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी जब भी महामारी आती थी, अकाल पड़ता था, तो उसको रोकथाम कर ली जाती थी उसकी। इससे क्या हुआ? मृत्यु दर में गिरावट आ गई, कम लोग मरने लगे, लेकिन जन्म दर उतनी ही रही, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी। स्वास्थ्य सेवाएं जब अच्छी होती है तो लोग हेल्दी होते हैं तो उनकी प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है और जन्म दरें बढ़ जाती हैं। इनमें महामारियों की रोकथाम संभवतः अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई। महामारियों की रोकथाम उस समय महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि उस समय महामारियां बहुत ज़्यादा फैलती थी और उनकी रोकथाम हो गई, जिससे मृत्यु दर गिर गई। पहले अनेक प्रकार की महामारियां थी, जिनमें विभिन्न प्रकार के ज्वर, प्लेग, चेचक और हैजा अधिक विनाशकारी थे। पहले अनेक प्रकार की महामारियां थी, जिनमें हैजा, इसको कॉलरा बोलते हैं, चेचक, इसको पॉक्स बोलते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है, एक चिकन पॉक्स होता है, एक स्मॉल पॉक्स होता है। हैजा, चेचक, ज्वर, प्लेग। ज्वर बुखार को कहते, फीवर को। प्लेग, ये प्लेग की बीमारी जब फैली थी तो सूरत गुजरात है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया था इसने, प्लेग की बीमारी में। ये अधिक विनाशकारी थी। ये बीमारियां कैसी थी? अधिक विनाशकारी। पता है प्लेग बीमारी किसके द्वारा फैलती है? नहीं जानते? प्लेग बीमारी फैलती है चूहे के द्वारा।
प्लेग बीमारी का संवाहक रैट होता है, चूहा। प्रकृति ने हमारे आसपास हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी, अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। चूहे लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी हैं। लाभदायक ये होते हैं कि हमारा सड़ा गला जो भी सामान होता है उसको खा जाते हैं, और हानिकारक ये होते हैं कि प्लेग फैला के आपको मार सकते हैं। यानी प्रकृति जब चाहे, आप 24 घंटे प्रकृति के निशाने पर हैं, 24 घंटे जब चाहे वहाँ निपटा दे। आपको पलक झपकाने का टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतने में तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो प्रकृति हमें कभी भी दबोच सकती है, कभी भी हमारे साथ हमारी जीवन लीला समाप्त कर सकती है। प्लेग जब फैला था वहाँ पर, सूरत में फैला था, उस समय लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए थे। हैजा भी ऐसा ही होता है, हैजा तो आज भी फैल जाता है। उल्टी दस्त जब लगते हैं तो शरीर का आपने देखा होगा, एक दिन नहीं झेल पाते, 2 दिन में तो बहुत कमज़ोर हो जाता है शरीर। पिंडलियों में दर्द होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और धीरे धीरे जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो पंपिंग कम हो जाती है, और जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होता जाएगा, हमारे रक्त से पानी की मात्रा कम होती जाएगी, तो एक बार रक्त क्लॉट के रूप में जम जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगी। लेकिन 1918-19 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देश में तबाही मचा दी थी। 1918-19 की इन्फ्लुएंजा। लेकिन 1918-19 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने इन्फ्लुएंजा नामक महामारी ने तो अकेले ही देश में तबाही मचा दी थी। तो अकेले ही देश में तबाही मचा दी थी। इन्फ्लुएंजा, जैसे आज कोरोना या कोविड-19 आया था, ऐसे इन्फ्लुएंजा आया था। और इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 में कोई खास अंतर नहीं था। वो भी जुकाम होता था, उसमें भी निमोनिया होता था उसमें, इन्फ्लुएंजा में, और जाकर के फेफड़े में जाकर के सांस रुक जाती थी और व्यक्ति की, जिसमें 125 लाख यानी 1.25 करोड़ लोगों को तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% भाग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें 125 लाख, जिसमें 125 लाख 125 लाख यानी 1.25 करोड़ लोगों, सवा करोड़ अर्थात तत्कालीन भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 5% भाग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस महामारी में हुई मृत्यु के बारे में अलग अलग अनुमान लगाए गए, जिनमें से कुछ के आंकड़े बहुत ऊंचे थे। देखिए, अलग अलग अनुमान लगाए गए इसमें, कुछ लोगों के आंकड़े बहुत ऊंचे थे। स्पेनिश फ्लू नामक महामारी, अब कौन सी आती है? स्पेनिश फ्लू।
तो हम बात कर रहे हैं स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू नामक महामारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके संपूर्ण भूमंडल में फैल गई। यानी जो स्पेनिश फ्लू था ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर गई, केवल एक देश तक सीमित नहीं रही और इसने जाकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके संपूर्ण विश्व में फैल गई। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर संपूर्ण विश्व में फैल गई। संपूर्ण विश्व या भूमंडल में फैल गई। इस संबंध में अंग्रेजी में पैंडेमिक शब्द एक ऐसी महामारी के लिए उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। वहीं एपिडेमिक शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं अंग्रेजी के, पैंडेमिक ये शब्द जो है पैंडेमिक अंग्रेजी का, इसका मतलब होता है वह महामारी जो संपूर्ण भूमंडल पर फैल जाती है। ऐसी महामारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। ऐसी महामारी पैंडेमिक ऐसी महामारी के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करती है। पैंडेमिक शब्द इसका मतलब है कोई बीमारी, कोई महामारी जब व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है तो उसको पैंडेमिक कहा जाता है। जबकि एपिडेमिक एपिडेमिक शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए उपयुक्त किया जाता है। शब्द को सीमित क्षेत्र में फैली महामारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैंडेमिक और एपिडेमिक शब्द दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। पैंडेमिक जो एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाती है महामारी, वो पैंडेमिक हो जाता है। जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक हो गया था, इन्फ्लुएंजा भी पैंडेमिक हो गया था, लेकिन केवल एक क्षेत्र तक ही फैले। जैसे हैजा फैलता था, चेचक फैलती है, तो इसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक। ये सीमित क्षेत्र तक रहती है। लेकिन यहाँ एक जो बीमारी का हमने नाम बताया था, स्पेनिश फ्लू जो था,
इस बीमारी ने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके भूमंडल में फैल गई थी, यानी ये पैंडेमिक हो गई थी, इसका क्षेत्र बढ़ गया था। बीमारियां फैलने लगी। ऐसी बीमारियों के उपचार में किए गए सुधारों बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण। जब बीमारियां ऐसी आने लगी माहिर, तो क्या होने लगता है, इन बीमारियों के उपचार में सुधार किया, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो इनके उपचार में किए गए सुधारों और बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों देखिए, इन महामारियों का मुख्य कारण यही था। एक तो उपचार में कोई सुधार नहीं किया था हमने, इसलिए बीमारियां ज़्यादा फैल रही थी, चाहे वो हैजा हो, प्लेग हो, चेचक हो या अन्य कोई महामारी हो। हमारे पास उनके इलाज के व्यापक सुधार नहीं थे, तो उपचार के लिए हमने सुधार किए और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया। टीकाकरण का मतलब होता है रोग के पूर्व ही टीका लगा देना, रोग के पहले ही एक कोई ऐसा टीका लगा देना जिससे कि लोगों को वो बीमारी आए ही ना। तो टीकाकरण कार्यक्रम हमने बड़े पैमाने पर चलाए और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान का मतलब सफाई। हमारे यहाँ ज़्यादातर बीमारियों का कारण होता है गंदगी। गंदगी से बीमारियां आती हैं। जिन परिवारों के नज़दीक बड़े बड़े नाले होते हैं, बगल में गंदा पानी भरा रहता है, या फिर जिनके घर में डस्टबिन में कई दिन तक कचरा सड़ता रहता है, जिनकी किचन में पुरानी सब्जियां एक डस्टबिन में सड़ती रहती हैं, ऐसी जगह बीमारियां ज़्यादा फैल जाती हैं। लेकिन जहां नाले दूर होते हैं या तो बंद नाले होते हैं, पानी भराव नहीं होता है, जल भराव नहीं होता है, और जिनके घरों में भी स्वच्छता रहती है, उन घरों की अपेक्षा बीमारियां कम होती हैं। और हैजा का यही कारण है, जो कॉलरा आता है उसका कारण यही है, गंदगी। पहले तो गंदगी में मक्खियां भी बहुत भूमिका निभाती थीं। वही मक्खी गंदगी पर बैठती थी और वही हमारे खाद्य पदार्थ पर आकर बैठ जाती थी, तो जाकर के बीमारियां हो जाती थी। छोटे छोटे बाज़ारों में खाने पीने की वस्तुएं जो बेचते हैं, खोमचे वाले, ठेले वाले खुले में रख कर के वस्तुएं बेचते हैं, उनसे भी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि मक्खियां गंदगी जगह पर बैठती हैं और जाकर के उनके यहाँ भी बैठ जाती है उस खाद्य सामग्री पर, और इस प्रकार वो बीमारियों की संवाहक बन जाती हैं। बीमारी गंदगी से उठा करके खाद्य पदार्थ तक ले जाती हैं और उसके द्वारा वो हम तक आ जाती हैं। तो इस प्रकार से भी बीमारियां होती। तो हमने क्या किया, ऐसी बीमारियों के उपचार के में किए गए सुधारों, बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण कार्यक्रमों और व्यापक रूप से संचालित स्वच्छता अभियानों ने महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता की। स्वच्छता अभियानों ने
महामारियों को नियंत्रित करने में सहायता की। किंतु मलेरिया क्षय रोग और पेचिस, मलेरिया, क्षय रोग, पेचिस, दस्त की बीमारियां आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं। आज भी लोगों के लिए जानलेवा बनी हुई हैं। ये बीमारियां जानलेवा हैं लोगों के लिए आज भी। हमने उपचार में सुधार किया, टीकाकरण करवाया और स्वच्छता अभियान भी चलाए, लेकिन इसके बाद भी ये बीमारियां आज भी जानलेवा हैं। मलेरिया जो कि मच्छरों के काटने से होता है, इसमें अहम भूमिका निभाता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। और जो मच्छर दिन के उजाले में काटता है उससे डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू मलेरिया आता है। मलेरिया के रूप होते हैं ना, एक फैल्सीपेरम होता है, एक बायवैक्स होता है, इसके जो वायरस होते हैं, और एक डेंगू होता है, एक चिकनगुनिया होता है। ये मलेरिया के ही रूप है। और मलेरिया क्या करता है, मच्छर के, इसका संवाहक होता है, मच्छर के द्वारा ये फैलता है। तो मलेरिया भी अक्सर लोगों को हो जाता है जब भी मौसम में परिवर्तन हो जाता है, मच्छर ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम मच्छर से बचने के उपाय नहीं करते हैं। और मच्छर से बचने का सबसे कारगर उपाय है मॉस्किटो नेट, मच्छर जाली, ये सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा, मलेरिया के बाद आता है क्षय रोग। क्षय रोग जानते किसे कहते हैं? क्षय रोग, इसको अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, हिंदी में टीबी भी बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग में क्या होता है, इसमें इसको तपेदिक भी कहा जाता है, तपेदिक। इसमें ताप आता है, धीमा धीमा फीवर आता है और ये हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। धीरे धीरे फेफड़े हमारे गलने लगते हैं और व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। व्यक्ति सूख करके कांटे जैसा हो जाता है और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। इसके लिए हमारे भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया है, डॉट का मतलब होता है बिंदु। बिंदुवार करीब 3 महीने तक इसका इलाज चलता है और उसमें 3 महीने तक एक बिंदी टाइप की एक चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जब हम उन दवाइयों को लेते हैं तो क्षय रोग पर भी अब हमने नियंत्रण पा लिया है, लेकिन फिर भी लोग मर जाते हैं। इसके बाद पेचिस और बहुत सारी बीमारियाँ लिखी हैं, आप सब समझ रहे होंगे, उल्टा सीधा खाने से भी हो जाती हैं। अब उनसे मरने वालों की संख्या उतनी अधिक नहीं होती जितनी पहले महामारी के रूप में उनके प्रकोप के कारण हुआ करती थी। इन बीमारियों से मरने वालों की संख्या अब इतनी नहीं होती है जितनी पहले हो जाया करती थी। सूरत नगर सितंबर 1994, ये सूरत नगर सितंबर 1994, ये हमारा जब स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, उस समय की बात है। सूरत में प्लेग फैला था और इसको चूहों के द्वारा फैलाया गया था। इससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में प्लेग फैला था, जब उन्होंने कर की वृद्धि की थी। चूहा इसका संवाहक होता है बीमारी। तो सूरत नगर सितंबर 1994 में
सूरत गुजरात। सितंबर 1994। बस लगभग आ रहा है प्लेग फैलने का समय। कुछ हद तक प्लेग महामारी की चपेट में आ गया था। इस प्लेग महामारी की चपेट में आ गया था और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी के व्यापक रूप से फैलने की खबरें पढ़ने को और सुनने को मिली। 2006 में देश के विभिन्न भागों में डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिली। हमारा एक महामारी आने वाली है सन 1918 और 19 में कि सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा महामारी, इसको पैंडेमिक कहेंगे। पैंडेमिक बोलेंगे क्योंकि इसने कई देशों की सीमाओं को तोड़ दिया था, भूमंडल पर फैल चुकी थी। 1918-19 की सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा महामारी, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कितने लोग इसमें मारे गए,